नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम एजेंडा। मैं हूं अमित सिंह। क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियन पॉलिटिक्स में बार बार औरंगजेब का जिक्र क्यों आता है? इसे समझने से पहले आपको औरंगजेब शब्द के मायने समझने होंगे। औरंगजेब का मतलब होता है सिंहासन का आभूषण या सिंहासन की शोभा। यह एक फारसी नाम है जो औरंग यानी सिंहासन और जेब यानी गहना या शोभा शब्दों से मिलकर बना है। यानी सिंहासन की शोभा यानी सत्ता, शक्ति और सामर्थ्य के आशय वाला नाम। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव को औरंगजेब कहा है। सोशल मीडिया पर यह लिखते वक्त उन्होंने इसकी वजह का जिक्र भी किया है। जिक्र संजय यादव का भी है, वही संजय यादव जिन्होंने तेजस्वी यादव का राजनीतिक सलाहकार कहा जाता है। अमित मालवीय लिखते हैं, तेजस्वी यादव की कोई तो कमजोर नस है जिसे संजय यादव ने दबा रखा है। संजय के दबाव में तेजस्वी ही अपने पूरे परिवार का गला घोट रहे हैं। अब तो बच्चा बच्चा कहने लगा है। आरजेडी का रिमोट संजय यादव के हाथों में है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आरजेडी के आंतरिक सियासी मामलों में बीजेपी के दखल के मायने क्या हैं और इस बात में कितनी सच्चाई है कि संजय यादव के दखल से लालू यादव, मीशा भारती, तेज प्रताप यादव नाराज हैं और संजय यादव की वजह से ही परिवार में अनबन चरम सीमा पर पहुंच गई है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। इनमें से मीशा भारती, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य राजनीति में सक्रिय हैं। लालू यादव पहले ही तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं। कुछ महीने पहले हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव के बराबर के अधिकार दिए जा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद लालू परिवार के भीतर पॉलिटिक्स चलती रहती है। क्या वाकई संजय यादव लालू परिवार में दरार की वजह बन रहे हैं? इसी विषय पर आज का प्राइम एजेंडा 1 घंटे लगातार एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, जिससे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि संजय यादव का मसला आखिर बीजेपी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अमित मालवीय ने क्या कुछ कहा वो समझ लीजिए। तेजस्वी यादव की कोई कमजोर नस है जिसे संजय यादव ने दबा रखा है। संजय के दबाव में तेजस्वी अपने ही पूरे परिवार का गला घोट रहे हैं। अब तो बच्चा बच्चा कहने लगा है। आरजेडी का रिमोट संजय यादव के हाथों में है। लालू प्रसाद लाचार होकर सब कुछ देखने को मजबूर हैं। आरजेडी के औरंगजेब ने भाई की राजनीति का गला रेत दिया और पिता को मानो कैद खाने में चुप रहने पर मजबूर कर दिया। संजय यादव कौन है, अब यह समझ लीजिए। तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार के तौर पर आरजेडी में शामिल हुए हैं। 2012 में आरजेडी से जुड़े और राजनीति में पहला कदम रखा। इसके अलावा वो राज्यसभा के सांसद भी हैं। साथ ही साथ पार्टी में होने वाले तमाम गतिविधियों यानी प्रवक्ता कौन बनेगा, पार्टी का सोशल मीडिया संजय यादव संभालते हैं। पार्टी की लाइन क्या होगी, इस विषय पर भी चर्चा उनसे बिना किए पार्टी के लोग कुछ भी ना कहते हैं ना बोलते हैं। आज प्राइम एजेंडा में इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार कैसे अब संजय यादव का मसला बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। अगले घंटे लगातार एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने वाला है, जिससे हम चर्चा करेंगे। स्वागत कीजिए भूपेंद्र यादव जी का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। स्क्रीन पर लाइए डॉक्टर राम पांडे, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। भूपेंद्र यादव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राम पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ वक्त में मेरे साथ अरुण कुमार जुड़ेंगे जो कि प्रवक्ता है आरजेडी के। साथ ही साथ पूजा जैन भी मेरे साथ होंगी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहला सवाल मैं भूपेंद्र यादव जी से पूछूंगा, प्रवक्ता है बीजेपी के। भूपेंद्र जी मुझे यह बताइए, संजय यादव आरजेडी के लिए क्या है, इससे बीजेपी का क्या सरोकार है? परिवार में अनबन है, खटपट है। संजय यादव से मीशा भारती, लालू प्रसाद यादव नाराज हैं। तेज प्रताप यादव को परिवार छोड़ना पड़ा, उसकी वजह भी संजय यादव बने। इससे बीजेपी का क्या सरोकार है? देखिए अमित जी, पूरे प्रदेशों के अंदर में खास करके हम लोग एनडीए गठबंधन का उनसे कोई सरोकार नहीं है, उनका पर्सनल मामला है। और उनके घर में जो संजय यादव हैं, ये हरियाणा से चल करके आए थे ये नौकर के रूप में, लेकिन ये हो गए मालिक, सलाहकार बन के। और आज देख लीजिए उस घर को तहस नहस करके छोड़ दिए रे भाई। नौकर को जब मालिक बना दीजिएगा तो स्वाभाविक है कि वो घर बर्बाद हो जाएगा। तो लालू जी के परिवार में
खास करके संजय यादव जब से आया है बिहार के अंदर में, देख लीजिए इतना ना खुरखाती जो है चाल चला है कि उन्हीं के पार्टी के लोग इतना ना नाराज हैं। तो घर के आदमी छोड़िए दीजिए, घर को तो तहस नहस करिए रहा है, उनके पार्टी के लोग जो है नाराज है। हमारे एक दो विधायक उनके मित्र हैं। पुराना बीमारी है, और सही मायने में जिस प्रकार औरंगजेब के साथ ये जो जयचंद थे, वो जयचंद के रूपी जो है ना संजय यादव रोल कर रहे हैं। अब देखिएगा इनको मटिया मेट को के अभी तो ड्राइविंग सीट पर इनका ठीक है, मैं डॉक्टर राम पांडे के पास जा रहा हूं। भूपेंद्र यादव, आई हैव टेकन योर पॉइंट, आई हैव अंडरस्टूड सर। ठीक है भूपेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ पूजा जैन भी जुड़ चुकी, वरिष्ठ पत्रकार है। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। डॉक्टर राम पांडे, मुझे एक बात बताइए, मैं कह रहा हूं जयचंद हूं, संजय यादव ने परिवार तोड़ दिया, तेजस्वी को कंट्रोल कर रहे हैं, ये उनका इंटरनल मैटर है। अमित मालवीय इतने वरिष्ठ नेता हैं, इतने ज़हीन नेता हैं, मीडिया सेल का पूरा कार्यभार उनके पास है। अब इस तरह की बातें होंगी, परिवार के अंदर क्या चल रहा है उसका, संजय यादव के व्यवहार का, आकार पकार विचार का बिहार की पॉलिटिक्स से क्या लेना देना है? वो इंटरनल मैटर है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है क्या बिहार में बात करने के लिए कि भाई अब उनको ये बात करनी कि संजय यादव कौन है? क्या फर्क पड़ता है संजय यादव एबीसीडी कोई भी हो? आप लड़िए, चुनाव में जाइए भाई अपने एजेंडे के साथ। परिवार में क्या चल रहा है उससे बिहार की राजनीति का क्या सरोकार है, मुझे समझ में नहीं आते। बीजेपी के साथ ये बड़ी दिक्कत है। बहुत घटिया पार्टी है, आपने सही कहा, बहुत ही बेकार पार्टी है, पूरे देश का सत्यानाश कर दिया। और अमित शाह एक बार बोल भी रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कि हमारे कार्यकर्ताओं ने, मतलब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक खबर चलाई थी जब यूपी का चुनाव था कि अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव को चांटा मारा, और वो खबर चल गई और पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई, और उससे समाजवादी पार्टी का नुकसान हुआ। तो अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं से बोल रहे थे कि ये खबर झूठी थी, लेकिन आपने चलाकर बहुत अच्छा किया, जिससे समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ और हम सत्ता में आ गए। अब इतनी घटिया पार्टी कि जो एक मुख्यमंत्री जिसका बेटा और जिसके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, और ऐसी खबर सोशल मीडिया पर चलवा दी। अमित शाह उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने अपने पिता को चांटा मार दिया, और अपने कार्यकर्ताओं को शाबाशी दे रहे और कह रहे कि चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है। अब जो बीजेपी का यूपी का फार्मूला था, अब उसी फार्मूले को वो बिहार में लेकर आ गए हैं। यदि परिवार की बेटी बेटा चुनाव लड़ रहे हैं तो बीजेपी को दुख होता है। और अभी जो बिहार का जो मुद्दा है वो ये है ही नहीं, वहां तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है। बिहार के युवाओं के पास काम नहीं है, और उसके बाद उनको वोट डालने का अधिकार भी उनका खत्म कर दिया गया है कि 65 लाख युवाओं का वोट ही खत्म कर दिया। जो संविधान ने उनका अधिकार दिया था उनका वोट डालने का, तो वोट चोरी के माध्यम से भूपेंद्र मैं आ रहा हूं आपके पास, संवैधानिक जो अधिकार था वो खत्म कर दिया। अब ये बार बार आप बताइए, मैं कहूंगा फिर कितनी घटिया पार्टी है। औरंगजेब को बीच में लेकर आ जाती है भाई, उसके बाद अंग्रेजों का भी शासन था। अभी आपका जो मोदी जी का दोस्त है ट्रंप है, जिसने 50% टैरिफ लगा दिया। औरंगजेब ने तो 2% जजिया कर लगाया था, 50% ट्रंप ने लगा दिया। वहां तो आप मुंह बंद कर लेते हैं। H1 भी वीजा उसने बैन कर दिया, आपकी हिम्मत नहीं होती, उसके बाद भी लगते हैं अरे। ठीक है डॉक्टर राम पांडे, मैं पूजा जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है भूपेंद्र, तो मैं आ रहा हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। पूजा, मुझे एक बात बताइए, बिहार की सियासी जो समझ मैं रखता हूं, मुझे लगता है चुनाव के वक्त मुद्दा बेरोजगारी होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, स्कूल बेहतर होने चाहिए, कॉलेज बेहतर होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए। इन सब चीज़ों पर फोकस बीजेपी को करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी हमेशा दावा करती है कि हम विकास की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास हमारा प्राइम एजेंडा है। अगर प्राइम एजेंडा ये है तो तेजस्वी यादव के परिवार में क्या चल रहा है उससे क्या मतलब है बीजेपी को? अमित मालवीय जैसे बड़े नेता अब इस पर विचार करें। संजय यादव ने परिवार तोड़ दिया, पार्टी तोड़ दी, कुछ भी उन्होंने कर दिया हो, लेकिन पिछले 10 साल से पार्टी को संभाल तो रहे हैं ना वो। इससे पहले के विधानसभा चुनाव में समाजवादी तेजस्वी यादव की पार्टी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया आरजेडी ने, उसमें कहीं ना कहीं संजय यादव का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं कह रहा हूं चुनाव अगर करना है, विषय पर चर्चा करनी है तो विकास पर करिए, जंगल राज पर करिए, लालटेन राज पर करिए, समझ में आता है। लेकिन ये क्या कि मीशा भारती नाराज हैं, तेज प्रताप यादव
का गला रेत दिया गया सियासत का, लालू यादव दरवाजे में कुंडी लगा के बंद कर दिए गए। लालू प्रसाद यादव जैसा नेता, उसे कोई बंद कर सकता है क्या? कोई उनकी जबान कंट्रोल कर सकता है क्या? तेजस्वी इतने बड़े नहीं हुए कि लालू प्रसाद यादव को कंट्रोल करेंगे, जो मैं समझता हूं उनको अभी तक जितना मैंने पढ़ा और देखा है लालू प्रसाद यादव को। पूजा, हमें देखिए बिहार की जो ग्राउंड रियलिटी है उस पे मुझे लगता है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं एक पत्रकार होने के नाते मेरा ये मानना है कि हमें नामों की जो लड़ाई है उससे ज्यादा गवर्नेंस और उसकी नीतियों की लड़ाई पर ध्यान देना चाहिए, पहली बात। और दूसरा, औरंगजेब का खिताब देना एक बहुत बड़ा बयान है, मेरी नजर में एक बहुत बड़ा बयान है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि बिहार की राजनीति अब केवल उपनामों और इमेज मेकिंग तक सीमित रह गई है, ऐसा तो नहीं है। वो विपक्ष जो है बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें चाहे बीजेपी है, चाहे आरजेडी है, चाहे कोई भी पार्टी है, वहां की कोई भी राज्य की पार्टी है, सब लोग मुझे लगता है इलेक्शन के टाइम पे हर दूसरी पार्टी की इमेज मेकिंग बनाने की कोशिश करते हैं। कोई एक शख्सियत को उठाते हैं, उसके लिए उल्टा सीधा बोलना शुरू करते हैं। जनता जो है वो असली सॉल्यूशंस चाहती है, औरंगजेब का टैग वो देना नहीं चाहती किसी को। जनता को उससे मतलब नहीं है कि आप किसको क्या टैग दे रहे हैं, औरंगजेब का दे रहे हैं या हुमायूं को दे रहे हैं या किसी का भी दे रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेताओं को जो है एक दूसरे की इंसल्ट करने से बचना चाहिए और जो असली मुद्दे हैं महंगाई का, बेरोजगारी का, इन लोगों पे काम करना चाहिए, इन लोगों को इस मुद्दों पे काम करना चाहिए। ठीक है, भूपेंद्र यादव के पास जा रहा हूं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। भूपेंद्र भाई, मुझे बताइए कि अगर तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो वक्फ कानून को हम कचरे के डब्बे में डाल देंगे, वो ये कहते हैं कि बीजेपी जंगल राज लेकर आई है, डेवलपमेंट नहीं है, विकास बिहार का नहीं हो रहा है, तेजस्वी आएगा विकास लाएगा, तो अगर तेजस्वी यादव इन विषयों पर सरकार पर कटाक्ष करते हैं तो ये सियासी मुद्दे हैं, ये एजेंडा उनकी पार्टी का हो सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने ये तो नहीं पूछा कभी कि अमित शाह के बेटे किस पद पर हैं, ये तो कभी नहीं पूछा राजनाथ सिंह के दोनों बेटे किस पद पर हैं, क्या कर रहे हैं। पंकज जी के बारे में कभी तेजस्वी ने बात नहीं की। परिवारवाद वाली राजनीति का मुद्दा आप लोग हमेशा कांग्रेस को घेरते रहते हैं इस मसले पर, लेकिन तेजस्वी ने तो इस बात का भी जिक्र नहीं किया। ये उनका इंटरनल मैटर है। भूपेंद्र यादव, क्या बीजेपी के पास कोई बिहार में मुद्दा नहीं बचा है क्या? विकास का मुद्दा नहीं बचा, या लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं बचा, या क्राइम कंट्रोल का मुद्दा नहीं बचा? अब आप लोग तेज प्रताप यादव क्या कहते हैं, तेजस्वी क्या कहते हैं, मिशा किस बात से नाराज हैं, ये सब उनका इंटरनल फैमिली मैटर है। संजय यादव पर हमला कर कर क्या हासिल हो जाएगा बीजेपी को? बिहार का जो वोटर है ना, रोटी कपड़ा मकान के लिए बहुत परेशान है भाई साहब, वही मुहैया हो जाता ना, उतने में बिहारी खुश हो जाते सब। क्या मतलब है संजय यादव राज्यसभा में रहें, लोकसभा में रहें, बिहार से हो, हरियाणा से हो, पत्रकार बन के आए हो, चाहे कुछ भी उन्होंने किया हो, जो भी उनकी क्वालिटी हो, उससे क्या मतलब है बीजेपी को? विकास के मुद्दे पर राजनीति करिए। ये क्या बातें चल रही हैं, एकदम घर के अंदर क्या चल रहा है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, उस पर चर्चा हो रही है। देखिए अमित भाई, मैं आपको बता दूं कि सही मायने में उनका घर का मैटर है, इसमें हम लोगों का कोई इंटरफेरेंस करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यही तो डॉक्टर राम पांडे भी यही कह रहे हैं। आप सुनिए, अब पांडे जी अब किस पार्टी से हैं हमको तो नहीं पता चल रहा है। कांग्रेस पार्टी से हैं उनका, पहले आप बताइए कि किस आप डॉक्टर राम पांडे को नहीं जानते हैं? क्या बात कर रहे भूपेंद्र भाई, क्या बात, आप डॉक्टर राम पांडे को नहीं जानते हैं? नहीं, इज स्पोक्स पर्सन फ्रॉम कांग्रेस, मध्य प्रदेश में रहते हैं, वहां से जुड़ते हैं हमारे साथ वो। इसीलिए आप सुनिए, कांग्रेस के ये जो प्रवक्ता भाई पांडे जी जो बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो है ना घटिया पार्टी है, तो हम तो समझते हैं कि अमित जी, कांग्रेस से गिरा हुआ पार्टी तो अभी तक देश के अंदर में बना ही नहीं। अरे भाई, आपको मालूम है कांग्रेस के एलओपी क्या करता है जी? वो जाता है, वो क्या करता है कि 2014 में राहुल गांधी जी जब हार गए इलेक्शन, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बन गए और पूरे देशों के अंदर में विकास होने लगा, तो इनके कलेजा पर सांप लौटने लगा। अब इसमें जो है ना अनाप शनाप बोलना स्टार्ट कर दिए। देख लीजिएगा हमारे देश के एलओपी का क्या कंडीशन है रे भाई, रात को कुछ बोलेगा, बिहान कुछ बोलेगा। और ये जितने संवैधानिक जो है ना दर्जा प्राप्त हमारे पास मतलब बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है, उन पर ही अनाप शनाप आरोप लगाते हैं। तो मैं इससे तो विचलित दिखते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि सोचे थे कि 2014 के बाद 2019 में तो हम आ ही जाएं, तो जानते हैं क्या किए, 2019 में भी फेल कर गए। तो जब 19 में फेल कर गई तो ये जो है ना क्या किए
कि नागरिक संशोधन बिल जब आया, हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाने का काम किया इस देश के अंदर में, तो जानते हैं ये पूरा रामलीला मैदान के, दिल्ली के रामलीला मैदान में जो है ना, पूरे कम्युनिटी को बुलवा करके और वहां सोनिया जी माइक से कहते हैं उस भरी सभा में कि ये जो नागरिकता संशोधन बिल है ये देश हित के लिए नहीं है, डू एंड डाई, करो और मरो। और इनका राहुल गांधी जी उसी स्टेज से कहते हैं कि घर में वही रहेगा जो कायर होगा, रोड पर निकलो। उसका परिणाम क्या हुआ अमित जी? दंगा हुआ दिल्ली के अंदर में और 50 से 60 लोग मारे गए। ये दंगाई बलवाई पार्टी। बताइए बिहार के अंदर में इनको 65 साल से बिहार की सम्मानित जनता काहे बाहर रखे हुए, इनको पता नहीं है मालवीय जी को? मैं इनको बता दूं, ये 118 जातीय नरसंहार कांग्रेस के रीजन में 35 सालों की शासन में हुआ मेरे भाई। भागलपुर का दंगा, ये लोग दंगाई बलवाई पार्टी। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी एकदम गुड बात करते थे 90 के दशक में कि अरे भाई सामंती का गिरोह है कांग्रेस पार्टी। उनको दंगाई बलवाई कह करके जब इस शासन में आए 1990 में हमारा 39 विधायक के समर्थन से अमित जी, और वही दंगाई बलवाई पार्टी के गोद में जाकर के पुनः हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी बैठ गए। और वो दंगाई बलवाई पार्टी क्या बात करेंगे? इस देश के अंदर में जितने भी दंगा हुआ है, अब बताइए 2014 से हमारा केंद्र में सरकार है, 2025 चल रहा है मेरे भाई अमित जी, एक भी दंगा बता दें? इनकी है हिम्मत? ये सारे दंगाई बलवाई पार्टी है, पूरे मुसलमान भाइयों को और हिंदू भाइयों को ट्रेन से खून खिंचवा करके विश्व व्यापार करके ये जो है ना देश के लूटने वाले लोग, ये क्या बात करेंगे? जो देश को बटिया मेट कर दिया रे भाई। बिहार की जनता इनको 65 साल से बाहर कर रखा है, यही बिहार की सम्मानित जनता। ये लालू जी के धधकता बिहार और इनके धधकता बिहार को हटा करके इन लोगों को जो है ना 20 साल से लालू जी को बाहर रखेंगे, ये क्या बात करेंगे? ये तो खुद दंगाई बलवाई पार्टी है। अब रही बात संजय यादव का, अरे भाई यहाँ पर 3 करोड़ जदुवंश है और आदरणीय लालू प्रसाद जी गरेरी परिवार से आते हैं अमित जी, और गरेरी परिवार की संख्या जानते हैं यहाँ कितना है? मात्र इस प्रदेश के अंदर में मुश्किल से 50,000 की संख्या हो। हम लोग 3 करोड़ जदुवंश की स्नॉटवंशी, हम लोगों को घोंघी ओढ़ करके पूरे बिहार में जो है ना शोषण और दोहन किया। इसी कांग्रेस के गोद में पुनः जाकर बैठ गया, कांग्रेस के खिलाफ में आदरणीय लालू जी बिगुल चुके थे और उसी कांग्रेस के गोद में फिर पूरे जदुवंश को ले जाकर के बैठा दिए। अब जदुवंश जब टूटने लगा तो मियापुर में नरसंहार कराने वाले लोग ये वहां पर जो है ना 62 यादवों का हत्या करे, ये क्या बात करेंगे? इनके रीजन में कम से कम 11,000 यादव मारे गए इस धरती पर, क्योंकि ये यादव कम्युनिटी से आते ही नहीं है और अपने को घोंघी पहन के जो है ना यादव वंश का कि हम यदुवंश हैं। अरे भाई अब देखिएगा लालू प्रसाद जी नॉट यादव, दैट इज सोकल्ड यादव, ये प्रसाद लिखते हैं। तो एक्चुअल में हम नहीं समझते हैं कि ये लोग बिहार के अंदर में दंगाई बलवाई करके पूरे बिहार को रे भाई रिसोर्स को लूटा। कांग्रेस और ये दोनों मिलकर के मेरे भाई बिहार को आगे नहीं बढ़ने दिया। 2000 ठीक है भूपेंद्र भाई, निवास रजक जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं आता हूं आपके पास डॉक्टर राम पांडे, जस्ट गिव मी मोमेंट। निवास रजक जी मेरे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है निवास जी आपका, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। निवास रजक, मैं ये बीजेपी से सवाल ये पूछ रहा था कि संजय यादव की क्या भूमिका पार्टी में है? परिवार उनकी तरफ से, उनकी वजह से जुड़ रहा है, टूट रहा है, और आरोप ये भी लगाया अमित मालवीय जी ने, जो कि बीजेपी के नेता हैं, कि तेज प्रताप यादव की सियासी जो गला रेताई हुई है वो कर दी है संजय यादव ने, और लालू प्रसाद यादव को कमरे में बंद करा दिया है। तेजस्वी यादव को बिल्कुल कंट्रोल करते हैं संजय यादव। इस तरह के आरोप अमित मालवीय ने लगाया है। तो सवाल मैंने पूछा कि बीजेपी का क्या अख्तियार है इन विषयों पर, और किसी के इंटरनल मैटर पर बीजेपी आखिर इतना क्यों बोल रही है? अमित मालवीय क्यों एक्स पर इतना लंबा चौड़ा भाषण लिख रहे हैं संजय यादव के लिए? निवास रजक, देखिए एक्चुअली मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता, सांसद हैं जी, और पार्टी के रणनीतिकार हैं, और वो आज से नहीं है, 15 वर्षों से पार्टी के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, पार्टी की रणनीति को वो बना रहे हैं, और उसके रणनीति से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है, इसीलिए उस पर वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सीधा बात जान लीजिए जी, मेन पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है, उसका जो मेन मैनिफेस्टो है, जो उसकी विचारधारा है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, और मुद्दों के अनुरूप बिहार के जनता को काम कर दी है। और भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेगे? इनके तो बहुत चोरी पकड़े गए, इसीलिए तिलमिला उठे हैं, इसीलिए तिलमिला गए हैं, क्योंकि इसकी बिहार में बहुत चोरी पकड़ा गई है। बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है, समझे ना?
खैनी के साथ चूना को भी रगड़ दिया जाता है और हल्दी इसकी चोरी पकड़ी गई है, इसीलिए फरफरा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले बीजेपी के प्रवक्ता जी फरफरा रहे थे। उसको तो ये बोलना चाहिए 20 वर्षों में 25,000 बेटियों की बलात्कार हो गई। करंट न्यूज है, एनसीआरबी का रिपोर्ट है, उसका जवाब दीजिए ले आप। 3.5 लाख लोगों का अपहरण हो गया बिहार में, उसका जवाब दीजिए ना। उसके बाद जो है 70,000 लोगों का हत्या हो गई है। आए दिन ऐसा कोई दिन नहीं है जो कि लूट हत्या अपहरण बलात्कारी हो रहा है। आपका लॉ एंड ऑर्डर फेल है, जीरो टॉलरेंस फेल है, इस पर आप बोलिए ना। और कहते हैं गणेश यादव है, ये यादव है, वो यादव है। आप क्या ये सब चीज बात के बोल के क्या साबित करना चाहते हैं? मुद्दा की बात कीजिए ना। ये पूर्णिया में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए। पूर्णिया बिहार के 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर महिला और पुरुष दोनों का कम क्यों है? क्यों नहीं वहां एजुकेशन लागू हो रहा है? क्यों नहीं वहां चिकित्सा स्वास्थ्य सही हो रहा है? जीएमसीएच पूर्णिया में है, ना वहां पे डॉक्टर है, ना वहां पे दवाई मिल रही है और ना वहां पे एम्बुलेंस की सुविधा है। तो ये क्या बोलेंगे? इसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ ये फरफरा रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव जी पर हमेशा कलम लगाते रहे। लालू प्रसाद यादव जी के नाम से तो इसका पार्टी चलता है। लालू प्रसाद यादव जी के नाम लेकर ये डिप्टी सीएम बने हैं सम्राट चौधरी जी। ठीक है भूपेंद्र यादव, ठीक है निवास रजक जी, जस्ट होल्ड ऑन, मैं जवाब ले लेता हूं। भूपेंद्र यादव, देखिए बात निवास रजक भी सही कह रहे हैं कि भाई मुद्दों पर बात करिए। कहां घुस गए हैं पारिवारिक मुद्दों में और इंटरनल इश्यूज में आप लोग? देखिए अमित जी, भाई हमर बोल रहा है टोपी पहन के, खैनी के साथ चुनना की बात करता है। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी इंडी गठबंधन के लोग चुनने लगाना जो है ना सिखा ही है। ये पूरे सोसाइटी को, बिहार की जनता को चूना लगा दिया। अरे भाई आपको पता नहीं है, बिहार के रिसोर्स को लूट करके बिहार की जनता को चूना लगा दिया। और सबसे ज्यादा तो चूना लगाया जदुवंश को। लालू प्रसाद जी गौ माता को 960 करोड़ के चारा खा गए, वो कन्विक्टेड है। ये बताइए, कन्विक्टेड को कहता है कि खैनी लगा के चूना, और तो चूना लगाने वाले तो तू पार्टी है ही हो रे भाई। इसमें कोई छिपा हुआ है बिहार की जनता से? इसलिए बिहार को बाहर रखे हुए हैं आप लोगों को। जगन्नाथ बिहार की जनता आपको बाहर रखे हुए है, इससे क्या कारण है? जगदीश शर्मा और जगन्नाथ मिश्रा चोर है। उसको बेटा नीतीश मिश्रा को आप मंत्री बनाए हुए हैं, उसको क्यों चारा चोर बोलते हैं? वो आपके संबंधी लगते हैं क्या? चारा चोर जगन्नाथ मिश्रा का बेटा नीतीश शर्मा, नीतीश मिश्रा आपके संबंधी है, वो भी तो चारा चोर है। जगन्नाथ मिश्रा भी चारा चोर है। जगदीश शर्मा चारा चोर है, उसको क्या बोलते हैं? और बिहार में विकास नाम का कोई चीज नहीं हुआ। और पूरे हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण, यहाँ तक कि जो है ना इनके रीजन में नाइट क्राइम जो होते थे सीएम हाउस में बैठ करके होते थे, पूरे बिहार की जनता जान गया कि ऑर्गेनाइज क्राइम का यदि कोई जनक है बिहार के अंदर में तो है आदरणीय लालू प्रसाद जी। इसलिए बिहार की जनता इनको जो है ना बाहर चाहिए। अब 20 साल से ये लोग जो है ना, 20 साल से जो है ना कूद रहा है, नहीं चलेगा। इनका जंगल का सफाया हो गया, कहीं वोट चोरी नहीं हुआ है अमित जी। वोट चोर जो है ना ये लोग हैं, चारा चोर ये लोग हैं। ये लोग ही वोट चोरी करके जो है ना कहते थे कि जी चोरा है। और 62,000 लोग जो प्लान कर गए मृत थे, और जो आदमी का डबल वोटर था। ठीक है भूपेंद्र यादव, मैं डॉक्टर राम पांडे के पास जा रहा हूँ। निवास रजक जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, रजक बाबू मैं आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर राम मुझे बात बताइए, 2-3 सर्वे हुए बिहार में। निवास रजक जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है जस्ट होल्ड ऑन। डॉक्टर राम, 2-3 सर्वे बिहार में बहुत दिलचस्प है, मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 सीएम की रेस में अगर कोई है पसंद जनता की तो तेजस्वी यादव हैं। दूसरे नंबर पर पीके हैं। नीतीश बाबू तीसरे नंबर पर खिसक कर आ गए हैं। कई और सारे सर्वे हुए हैं जो यूट्यूब चैनल्स और तमाम छोटे मोटे जो वेबसाइट्स हम कराती हैं, वहां पर भी तेजस्वी यादव बाजी मारते दिखाई दे रहे हैं। तो जो अंडर करंट है अभी बिहार में इलेक्शन को लेकर, आप ज़्यादा समझते होंगे इस विषय को, क्या बीजेपी को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एनडीए के साथ वाली जो रणनीति नीतीश बाबू के साथ बना रहे हैं हम लोग, उसमें नुकसान हो जाए, पार्टी को कहीं ना कहीं बड़ा डेंट लगने वाला है? ये आशंका, ये अंडर करंट बिहार में दिख रहा है? देखिए, ये जो सर्वे बिहार का है जी, ऐसा ही सर्वे मध्य प्रदेश का था, ऐसा ही सर्वे छत्तीसगढ़ का था, राजस्थान का था, हरियाणा का था, महाराष्ट्र का था। और लगभग हर सर्वे में इंडिया गठबंधन जीत रहा था या कांग्रेस पार्टी जीत रही थी। लेकिन सभी प्रदेशों में हुआ उल्टा। और
इतने ज्यादा अप्रत्याशित परिणाम आए कि जो सर्वे वाले लोग थे, जो जनता थी, जो लोग कह रहे थे कि हमने कांग्रेस को वोट दिया, जो लोग कह रहे थे बीजेपी को वोट नहीं दिया, और फिर भी बीजेपी जीत गई। तो सबसे बड़ा कारण वही था, वोट चोरी। भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करती है, और एक तरीके से नहीं करती है, उसके कई तरीके हैं वोट चोरी करने के। ईवीएम है, ऑनलाइन है, बूथ कैप्चरिंग है, 25-50 वोट हर बूथ पर करना होता है बीजेपी को, और बीजेपी उस वोट चोरी के माध्यम से आगे बढ़ती है। तो इसलिए हम लोग वोट चोरी, और जो लोगों का जो मुद्दा है कि उनका जो वोट है वो सही जगह जाए, और वोट सही जगह जाएगा तो आप समझ लीजिए कि ज्यादातर प्रदेशों में, बिहार में ही नहीं जी। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएंगी। अभी भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में जो 240 सीटें हैं, यदि ये वोट चोरी नहीं करते तो 140 सीट रह जाती। जो 100 सीट है इनकी हेरा फेरी से ही आई है। यहाँ तक कि बनारस की नरेंद्र मोदी जी भी पहले 7 राउंड में बहुत पीछे चल रहे थे। एक तरफा नरेंद्र मोदी जी की हार हो रही थी, फिर मतगणना में हेरा फेरी हुई और नरेंद्र मोदी जी को जिताया। मुश्किल से 1-1.5 लाख वोटों से जीते, जहां राहुल गांधी 2-2 जगह से, नॉर्थ से और साउथ से 5-5 लाख वोटों से जीत रहे थे। अभी लालू यादव जी पर ये घोटालों के आरोप लगा रहे थे। ये ऐसी पार्टी है बीजेपी जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा मंत्रालय के सौदा उसमें चोरी करते हुए पकड़ा गया। अब बताइए, रक्षा मंत्रालय की सौदागिरी में, मतलब देश के आत्मसम्मान को, देश की सेना के साथ धोखा दे दिया, आर्मी के साथ धोखा किया, नेवी के साथ, पूरे देश के साथ धोखा कर दिया। वो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष था और वो भी कन्विक्टेड पाया गया। और अभी तो हम 11 साल से देख रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी जेल में डाल देती है। 2-2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, और एक मुख्यमंत्री तो जेल से छूटने के बाद भी हथियाने के लिए सपना देख रहे हैं। और लालू जी के जो कुनबे और ये कांग्रेस के जो कुनबा है, इस सारे कुनबे को जो है ना, बिहार की जनता बहुत जल्द 2025 चुनाव में धजिया उड़ाते हुए इनको जो है ना मनसा पर पानी फेर देगी। ये क्या बात करेंगे? ये सही मायने में ये लालू जी जो है, लालू जी को बल पर कूदते हैं। लालू जी के थोड़ा सा वोट था। अब रही बात आइए संजय जी का, तो संजय यादव को मैं बता दूं भाई साहब, कि भोला राय इनके यहाँ एक जो है ना पहले ट्यूशनी पढ़ाते थे तेजस्वी जी को और तेज प्रताप जी को। वो लालू जी की जब शासन आई तो भोला राय उसका जो है ना उस घर का मैनेजर हो गया। वो अभी एमएलसी है, तो इनके घर में नौकर तुरंत एमएलसी और एमएलए और एमपी हो जाते हैं। वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो भागलपुर के। तो भोला राय जो है अल्पसंख्यक यादव है, तो उनको बना दिए। अब एक संजय यादव हरियाणा से लेकर के आए, तो देखिए बना दे। अरे भाई, बिहार के यादव वोट देगा, बिहार का मुसलमान वोट देगा, आप हरियाणा से ले आइएगा। कितना पैसा दिया है संजय यादव? सुने हैं कि 1000 करोड़ के मोहल्ले दे दिया है इनको। बहुत बड़ा ये है। हरियाणा काहे नहीं संजय यादव चला लिया? हरियाणा में ना रहना चाहिए था, बड़का रणनीतिकार है। तो कल ले आया है, सब झूठ मूठ पार्टी में संजय यादव कल ले आया है, एक दलाल है। संजय यादव जी कल ले आए पार्टी में। संजय यादव दलाली करता है। 15-20 साल से ना है पार्टी में, टीचर का वैकेंसी 15-20 साल से पार्टी में है। हरियाणा से क्या किया है कि पैसा तसीला है जी, पूरे स्टेट के लोगों का बुला करके नौकरी दिया है। तो ये संजय यादव एक जस्ट लाइक एजेंट, ये कभी ऐसा नहीं है। रे भाई 2009 में संजय यादव आया था। अरे भाई संजय यादव तेजस्वी जी का नाम लीजिए ना, लालू जी का नाम लेके आपका रोजी रोटी चल रहा है। क्या क्या कुकर्म किया लालू जी के नाम से पार्टी चल रहा है, तो बहुत मजा आ रहा है। लालू जी के नाम से पूरा पार्टी चल रहा है बीजेपी। ये भी बोलिए, अरे मेरी बात सुनो। लालू जी का नाम लेके सम्राट चौधरी के पीसीएम बना है। सुनो ना, सम्राट चौधरी जी कौन है? लालू जी ने उसको पैदा किया है। लालू जी क्या क्या जो है ना किया, पैदा किया है ना, उनको जन्म था। ठीक है भूपेंद्र यादव, ठीक है इनका कल्चर रहा है बिहार की जनता। ठीक है पूजा जैन, देखिए अब डिबेट में 2 प्रमुख पार्टियां बिहार की जो चुनाव में जा रही हैं, हफ्ते 10 दिन के अंदर अभी नोटिफिकेशन जारी होगा। कैनिश कुमार जी अगले हफ्ते बिहार जा रहे हैं, अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। मुद्दे देखिए दोनों पार्टियों के कि विकास के मुद्दे पर किसी ने अभी तक बात नहीं की। डॉक्टर राम पांडे, मैं आपके पास आऊंगा, इस विषय पर मुझे आपकी टिप्पणी भी चाहिए। पूजा, प्रॉब्लम तो यही है कि अभी भी जो कोर प्राइम एजेंडा पॉलिटिक्स का लालू प्रसाद यादव हैं,
अभी तक ना तो बीजेपी ने बात की विकास की या किसी असल मुद्दे के जिस पर चुनाव लड़ा जाता है, अभी भी लालू प्रसाद यादव ही मुद्दा है और आरजेडी के लिए नीतीश कुमार ही मुद्दा है। व्यक्ति विशेष बिहार में मुद्दा है, इसीलिए वहां का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। एम आई रॉन्ग? अमित, बिल्कुल सही बात है। मुझे ऐसा लगता है कि सभी पार्टी जो है एक दूसरे को हताश करने में लगी है, नेताओं को घेरने में लगी है, और इनका जो वोट बैंक है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हम एनडीए की तरफ देखते हैं, तो एनडीए की तरफ जो है महिलाओं और शहरी वोटर्स जो है वो मजबूत हैं। तो वही आप महागठबंधन की तरफ देखते हैं तो वहां पे युवाओं और जो पिछड़े वर्ग हैं वो मजबूत हैं, मतलब वो उनको वोट करने वाले हैं। तो दोनों की जो लड़ाई है ना, वो टक्कर की लड़ाई है। वो अभी यहाँ विकास के मुद्दों पे तो ये लोग आ ही नहीं रहे ना, कि हम क्या डेवलपमेंट क्या नहीं डेवलपमेंट करेंगे, वो वाला तो हो ही नहीं रहा है। अगर अगर डेवलपमेंट की बात होती है तो मुझे ये लगता है कि ये बिल्कुल कंफर्म है कि एनडीए ही जीतने वाली है, क्योंकि एनडीए के उसके अंदर जो है बीजेपी का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, मिक्सिंग पार्टी रहेंगे। तो वहां पे बीजेपी जो है कहीं ना कहीं सेंट्रल की तरफ से उनको बेनिफिट मिलेगा। जो विकास योजनाएं हैं वो डेफिनेटली वहां पे भी लागू होंगी और ज्यादा विकास निवास रजक कुछ कह रहे हैं करके आएंगे, जिस तरीके से उन्होंने, है ना, जिस तरीके से उन्होंने ये उसमें मैनिफेस्टो में अपने बताया है, बहुत सारी चीजें स्टेज पे भी स्पीचेस के दौरान उन्होंने बोली हैं। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं आरजेडी को फोकस करना चाहिए कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम क्या डेवलपमेंट करेंगे, लोगों के लिए क्या उद्धार करेंगे, हम जो पहले अपने कार्यकाल में नहीं कर पाए वो अब हम क्या ऐसा लोगों को करके देंगे नया, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। और दूसरा, जो कांग्रेस और आरजेडी की जो सीटों की लड़ाई है, वो लड़ाई को थोड़ा सा उनको पीछे बैकआउट करना चाहिए। सीटें कम और ज्यादा ये होती रहेंगी, बट अगर उनको अपनी पार्टी बनानी है, सत्ता में आना है, महागठबंधन को लेकर के आना है, तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से उनको आगे आना हो। ठीक है। डॉक्टर राम पांडे जो इंटरनल रिसोर्सेज हमारे बिहार को लेकर कांग्रेस के लिए बता रहे हैं, वो ये कहते हैं कि इस बार कांग्रेस थोड़ा मैजिक दिखाने वाली है। पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले पार्टी को 20-22 सीटें मिली हैं, 60-70 सीटों पे आप लोग लड़े थे, लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए माहौल उस तरह का नहीं है। मुझे लगता है इस बार कांग्रेस बिहार इलेक्शन में थोड़ा प्लस रहेगा इस बार, क्योंकि जिस तरह का कैंपेन राहुल गांधी ने किया, जिस तरह से 1-to-1 बातचीत हुई है और एसआईआर को लेकर जो इतनी बड़ी रैलियां, इतने लोगों से मुलाकात हुई, अलग अलग विधानसभा में राहुल गांधी गए, ऑफकोर्स उनके साथ तेजस्वी थे, लेकिन इंटरनल जो रिसोर्स हमें बता रहे हैं कि इस बार बिहार में थोड़ा आप लोग पॉजिटिव नंबर्स में रहेंगे पिछले इलेक्शन के मुकाबले। आपको क्या नंबर्स लग रहे हैं डॉक्टर राम? विकास का ही रहना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा का स्तर अच्छा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, रोड, बिजली, सड़क, पानी, ये सब अच्छा होना चाहिए। लेकिन आज का जो सब्जेक्ट है वो तो अमित मालवीय और बीजेपी ने डिसाइड किया था ना, औरंगजेब। अब जब चर्चा औरंगजेब से शुरू हो रही है तो फिर विकास की बात तो पीछे रह गई ना। उसके बाद भी मैंने शुरुआत विकास से की थी। मैंने यही कहा था कि जो बिहार की जो बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी है, और मैंने ये कहा था कि देश में सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी है वो बिहार में ही है। मैंने तो शुरुआत से ही विकास पर चर्चा करना चाहिए थी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनको परिवार में घुसने की आदत है, उनको देश को तोड़ने की आदत है, उनको परिवारों को तोड़ने की आदत है। आप देखिए अभी कितनी निम्न स्तर की बात कर रहे हैं कि लालू यादव यादव नहीं है। अभी दूसरे धर्म के लोगों को गालियां देते थे, अब हिंदू धर्म के लोगों को गालियां दे रहे हैं, अब यादवों को गालियां दे रहे हैं, मतलब आप ये यादव नहीं हो, वो यादव नहीं हो। अब इनकी इससे घटिया राजनीति को क्या कहेंगे। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी परिवार को तोड़ने का काम करती है। यही नाटक भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में किया था कि अरे अर्पणा यादव अखिलेश यादव से नाराज है, मुलायम सिंह यादव से नाराज है, परिवार में झगड़े हो रहे हैं, और बीजेपी ने अर्पणा यादव को टिकट दे दिया। सबसे ज्यादा बीजेपी टारगेट करती है गांधी परिवार को। उस परिवार से तो दो लोगों को टिकट देती थी बीजेपी, वरुण गांधी को और मेनका गांधी को। तो हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी, यदि कोई परिवार इकट्ठा रहता है तो इनको दिक्कत है। फिर उस परिवार में यदि किसी बात पर, हर परिवार में कुछ ना कुछ बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से पहुंच जाती है कि आप कितने भी बड़े परिवारवादी हो, हमारी पार्टी में आ जाओ, हमसे टिकट ले लो, भले ही उस पार्टी के 10 सांसद पहले से हो। तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो परिवारवाद है, ये सब ढोंग है। और जहां तक अभी मुद्दों की बात चल रही है, कांग्रेस की बात चल रही है, कांग्रेस की सीटें बढ़ना चाहिए, मेन मुद्दा ये है कि बिहार का विकास होना चाहिए।
इन्होंने जंगल राज के नाम पर 20 साल काट दिए, और उस जंगल राज पहले तो था नहीं, लेकिन अब जरूर है। मतलब आप इतने सालों में रोज रोज जंगल राज की बात करते हैं, लेकिन वहां के युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब बिहार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पिछड़ा माना जाता है, वहां लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, बिहार सहित पूरे देश में दंगे कराते हैं, ये कहते हैं दंगे नहीं होते डॉक्टर हैं, राम दिल्ली एक, में एक, एक रिप्लाई ले लूं, मेरे पास सिर्फ तो 50 सेकंड बचे हुए हैं कि बिहार का डेवलपमेंट होना ठीक चाहिए। है, पॉइंट टेकन। भूपेंद्र यादव 50 सेकंड आपके पास है रिप्लाई करने के लिए डॉक्टर राम को, प्लीज गो अहेड। ऐसा है, देखिए ये जो कांग्रेस को भाई बोल रहे हैं, बड़ा गुड गुड बात खाली कहते हैं, ये लोग करते कुछ नहीं है। ये लोग देश के जो है ना शोषण करने में सबसे बड़ा माहिर यही लोग है रे भाई। इस देश को दंगा से लेकर के दर्द देने वाले पार्टी कांग्रेस पार्टी है। ये झूठ मूठ के जो है ना घड़ियाली आंसू बहा करके बिहार की जनता मानेगा? अभी आइए ना, बिहार बुला रही है आपको। आप जो यात्रा किए हैं तेजस्वी जी के काऊ बेल्ट पर जो है ना जा करके जो घूम आए हैं आप, तेजस्वी आपको सब ठिकाना लगा देगा। बिहार में कभी कांग्रेस को बढ़ने नहीं देगा तेजस्वी। आप तो हम जान रहे हैं गठबंधन नहीं कीजिएगा, हमको मालूम है, पूरे बिहार की जनता जानती है। और कांग्रेस जो है ये दंगाई बलवाई पार्टी पूरे देश के रिसोर्स को लूट लिया। ये क्या बात करेंगे? ये पूरे देश में जितने दंगे हुए हैं भाई साहब, मैं आपको बता दूं, दंगा यदि गिना जाए तो उंगली को नहीं गिनाएगा। ये लोग संविधान के भी जो है ना, संविधान को जो है ना। ठीक है भूपेंद्र जी, थैंक यू सो मच। आई डोंट हैव टाइम फॉर द शो। पूजा जान बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। डॉक्टर राम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन द शो। विवास वर्धक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र यादव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिहार का चुनाव बहुत सारे मसाले, बहुत सारे फ्लेवर्स वाला चुनाव रहता है, क्योंकि वहाँ पर जाति भी है, वहाँ पर बाहुबल भी है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी, और हिंसा को लेकर भी लगातार विषयगत वहाँ पर बातें होती रहती हैं। कुछ ही दिन में नोटिफिकेशन है, उसके बाद चुनाव, वोटर बता देगा बिहार में किसकी जीत किसकी हार। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।